इलास्टिसिटी एंड सॉलिड होता क्या है, तो मॉलिक्यूल अपने अपने लोकेशन पे रखते हैं और वही टेंडेंसी होता है कि अपने अपने लोकेशन पे रहें, और जो भी नेबरिंग मॉलिक्यूल से जो सेपरेशन हैं वो मेंटेन करें। उस सेपरेशन में अगर तुमने एक्सपेंड करके उसका इंक्रीमेंट किया या उसको कंप्रेस करके डिक्रीमेंट किया तो अंदर से क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स है वो, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स तब एराइज होता है जब भी सेपरेशन चेंज होगा। मॉलिक्यूल में जब भी सेपरेशन ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए एराइज हो जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि दो मॉलिक्यूल को मानो कि स्प्रिंग से लगाओ, नेचुरल लेंथ की R0 है, कम करोगे तो भी रीस्टोरिंग डेवलप होगा, ज्यादा करोगे तो भी रीस्टोरिंग डेवलप होगा, उसको बैक टू ओरिजिनल पोजीशन ले जाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं वापस ले आता है, रिस्टोर कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर हुआ इसका मतलब सेकंड साइज रिस्टोर हो गया। तो ऐसे सॉलिड को बोला था इलास्टिक, और ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, हर बॉडी में होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। जिसमें बिल्कुल ना हो वो क्या है, क्या है, नो लीनिंग टेंडेंसी एट ऑल। गीली मिट्टी कंप्रेस कर दिया, डिस्क बना दिया, स्फीयर से हटाया तो डिस्क ही रह गया, कुछ भी रीगेनिंग नहीं दिखाया। पार्शियल रीगेनिंग दिखाता है उसको सेमी इलास्टिक बोलते हैं। तो पढ़ना ही नहीं है तुम्हें यहाँ पे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, यानी कि प्योर इलास्टिक वाला ही पढ़ने हैं, और प्लास्टिक बॉडी का डिफिनेशन मीनिंग जानना है। स्ट्रेस जो टर्म था क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या स्ट्रेस था भाई, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये होता था कितने टाइप का, स्ट्रेस स्पेशल नेम दिया गया क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स नहीं है, ये बॉडी के बाहर से लगने वाला फोर्स नहीं है, बॉडी के अंदर से डेवलप होता है इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उसका पर्पस रीस्टोरिंग होता है, इसलिए इसका नया नाम रखा गया स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पेंटेरिया। अगर ये लेंथ को रिस्टोर कराना चाहता है तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। लेंथ को रिस्टोर कराना चाहे तो कौन सा, कितने टाइप के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हैं, दो टाइप के, कौन, टेंसाइल। जब ये ऐसे करके इलोंगेट किया L0 + x हो जाए तब जो डेवलप होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस है, फोर्स पेंटेरिया। और कंप्रेसिव ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस हो गया, L0 - x हो गया इसका लेंथ, तो उस कंडीशन में आउटवर्ड लगेगा फोर्स, रिस्टोर कराना चाहेगा, वो फोर्स प्रेजेंट एरिया विल बी कंप्रेसिव स्ट्रेस। और देखा था हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए याद होगा मैंने बताया था एग्जांपल कि वाटर में ले लो बलून, कौन सा एग्जांपल, बलून अगर हम लोग डालें तो उसमें क्या होगा, इधर एयर था, एयर के जमने भी इस पे फोर्स लग रहा था ड्यू टू एयर प्रेशर, लेकिन वो फोर्स बहुत कम था। जैसे ही वाटर में डाला प्रेशर ज्यादा होता है, चैप्टर 10 में पढ़ने हैं वाटर का प्रेशर क्या होता है, क्या उसके बेसिस पे और भी कई लॉज हैं, लॉज पढ़ने हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी वाटर जो स्टैटिक रहेगा तब, और हाइड्रोडायनेमिक्स सब पढ़ने हैं, कम से कम 5 घंटे पढ़ने हैं। तो ये अभी फिलहाल ये है कि वाटर में डिप किया हमने बैलून को, अब स्प्रिंग के बॉल को डिप करोगे तो तुम्हें जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन बैलून में जो चेंज आएगा वो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इधर से प्रेशर बढ़ने से इधर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, तो ये डिफॉर्म्ड है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफॉर्मिंग कंप्रेसिव फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स, इसको जैसे ही हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर से जो रीस्टोरिंग डेवलप हुआ है वो इसको रिस्टोर करा जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम वापस आ जाएगा। तो वॉल्यूम को रीगेन कराने वाला स्ट्रेस बनता है रिस्टोरिंग फोर्स पेंटेरिया। और बाद में आगे चल करके देखेंगे कि वॉल्यूम को रिस्टोर कराने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेस है क्या, ये वॉल्यूम स्ट्रेस वो होता है एक्चुअल में चेंज इन प्रेशर, यानी यहाँ से यहाँ ले लें, मान लो ये P1 है, P2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं P1 - P2, ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर P1 P2, चेंज इन प्रेशर ही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। ये आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल भी खाली नोट कर लो याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए कि यहाँ पे रिवाइज करते हुए आओगे तो तुम्हें याद आ जाए कि चेंज इन प्रेशर ही होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। आगे मैं इसको प्रूव करूंगा, स्कूल वाले भी यूज करते हैं, प्रूव कम ही करते हैं, प्रूव करना थोड़ा सा इसको मुश्किल है। चेंज इन प्रेशर इन वॉल्यूम स्ट्रेस
और एक होता है शेयरिंग स्ट्रेस। दो तक तो देखा था हम लोगों ने, होमवर्क दिया था। स्ट्रेस देखा, क्या देखेंगे अब? शेयरिंग स्ट्रेस समझने के लिए हम लोग इरेजर देखा होगा, इरेजर पेंसिल से लिखते हैं, मिटा देते हैं। एक तो इरेजर पेंसिल में ही इनबिल्ट आता है, वो वाला इरेजर नहीं जो अलग से आता है, क्यूबाइड जैसा आता है ना, वो वाला इरेजर। वो इरेजर अगर हम लोग एक ले लें नया बिल्कुल, और उसका निकाला कवर, उसमें एक तरफ फेस पे हम लोगों ने फेविक्विक चिपका दिया, फेविक्विक चिपका करके और इसको टेबल पे बेंच पे समझो फिक्स कर दिया। इधर से फेविक्विक लगाया और ये फेविक्विक से ये फिक्स हो गया, ठीक है। बेंच पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ऐसे फिक्स हो गया, ऐसे रहेगा ही। इसको कोई शिफ्ट करना चाहे तो इसलिए जाएगा नहीं इधर से उधर, तो फिक्स हो गया वहां पे। अब इसका जो टॉप सरफेस है उस पर क्या करो, एक स्टील का या किसी बिल्कुल लाइट मटेरियल, कम मास वाला मटेरियल का एक शीट चिपका दो। टॉप सरफेस पे एक शीट चिपका देते हैं। मान लो टिन है, टिन देखो ये बिल्कुल थिन प्लेट होता है, प्लेट चिपका दो, प्लेट, ठीक है। स्टील का प्लेट हो जाए, इस टाइप का प्लेट चिपका दिया और इसमें एक यहाँ हुक समझो बना हुआ है, हुक टाइप बना हुआ है, और इस पे या फिर कोई स्लॉट बन जाए जिसपे कि हम लोग इजिली फोर्स लगा पाए। तो ये फोर्स हम लोगों ने इधर से मान लो डंडा लगाया, इस हुक में फंसाया और डंडा से पुश कर रहा है, फिंगर से ही पुश करो, स्पिन पे एक समझो लगा करके और यहाँ से पुश कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं। ये जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, मान लो ये एफ वैल्यू है 10 न्यूटन है या कुछ भी है वैल्यू, ये फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये इसलिए ऐसा सीट लगाए हैं कि ऐसे हम लोग इरेजर के मटेरियल पे जहां लगाएंगे ना वहीं पे होल करना चाहेगा, क्योंकि इरेजर उतना सॉलिड तो होता नहीं है। अगर मान लो इस पेन से अगर वहां लगाएंगे तो क्या करेगा? वहीं पे होल कर देगा। तो वैसा हमें नहीं चाहिए। फिंगर्स लगाएंगे तो वहीं पे डिफॉर्म होगा ज्यादा, इधर उधर कम होगा डिफॉर्म। तो हम लोगों को वैसा नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अप्लाइड फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे टॉप सरफेस पे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वली। तो हम लोग हुक के थ्रू जो फोर्स इस पे लगाएंगे, मान लो 10 न्यूटन लगाया तो वो 10 न्यूटन पूरे सीट को ही आगे ले जाना चाहेगा, और सीट पूरा सॉलिड है तो पूरे सीट को ही आगे ले जाना चाहेगा, और सीट भी इससे फिक्स किया हुआ है, ये भी फिक्स पूरा सीट ही आगे बढ़ना चाहेगा। ऐसा नहीं कि लोकलाइज है जो इसको पंक्चर कर देगा इसके सरफेस को, वैसा नहीं होगा। अब ये पूरे सीट को ही, टॉप सरफेस को ही आगे बढ़ाना चाहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा। ये मानते हो कि ऐसे हो जाएगा? जिस तरह से बुक है मान लो स्टैक किया होगा, एक को निकालते हैं ऐसे बीच में से, तो ये सब ऐसे बन जाते हैं। ये तो थोड़ा एक शिफ्ट हुआ है, दूसरा थोड़ा और ज्यादा शिफ्ट हुआ, तीसरा और ज्यादा शिफ्ट हुआ, ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ये वाला जो ऐसे रेक्टेंगुलर था वो ऐसे हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, और ये टॉप सरफेस यहाँ शिफ्ट होकर के थोड़ा 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से मान लो अब ये ऐसे हो गया, यहाँ तक आ जाएगा, न्यू पोजीशन में मान लो यहाँ तक आ गया, ऐसा हो गया। तो इससे क्या हुआ? अब देखो ये हुआ शेप में चेंज करने का टेंडेंसी। शेयरिंग मतलब शेप रिलेटेड, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो शेप को रिगेनिंग कराना चाहे, साइज से उसको मतलब नहीं है, शेप। तो यहाँ पे क्या किया? टॉप सरफेस पे 3 या स्टिक के थ्रू जो फोर्स लगाया उससे इसका शेप ऐसे हो गया रेक्टेंगुलर। ये जो फ्रंट वाला फेस था रेक्टेंगुलर, उससे हो गया ये पैरेललोग्राम की तरह। अब ये जो आगे बढ़ा, मान लो ये पहले वाला जो वर्टिकल लाइन था, अब ये ऐसे हो गया, थीटा एंगल बनाया। पहले वाला जो वर्टिकल लाइन था वो थीटा एंगल बनाया। थीटा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, बाद में भी आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल के लिए ऐसे ही स्ट्रेन अभी आएंगे। स्ट्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, वो समझेंगे। थीटा को स्ट्रेन बोलते हैं, और स्ट्रेस किसको बोलते हैं वो समझो। इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? और एक है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। ये टेंजेंशियल फोर्स ही है, ये कंपोनेंट ये वाला है जो इसका शेप में चेंज करने में लगा। नॉर्मल से शेप चेंज नहीं होता है,
नॉर्मल से थोड़े ऐसे फोर्स लगा देंगे तो उससे शेप चेंज नहीं हो रहा। टेंजेंशियल जो है वो इसको शिफ्ट किया, ये वाला यहीं रह गया, तो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो ये बाकी बीच के मटेरियल ऐसे आएंगे, तो वो शेप में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफटी। इस एफटी के अगेंस्ट अंदर से भी फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, वो होगा एफटी। चलो इधर से फोर्स लगाया, ये है 8 न्यूटन। एफटी क्या है? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से ये आगे बढ़ना शुरू किया, आगे थोड़ा शिफ्ट हुआ, उसके बाद रुक गया, उसका तो रुक गया, आगे और तो नहीं जा रहा। क्यों रुक गया? तुमने जो एक इधर से लगाया है इसके अपोजिट में ये डेवलप हो गया, ये वाला मटेरियल के अंदर ये डेवलप हो गया, ये भी 8 न्यूटन, तभी तो रुका हुआ है। अब तुम 10 कर दोगे तो थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा और ये 10 हो जाएगा, तब रुक जाओगे। फिर तुमने 12 कर दिया तो और आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा ये और 12 हो जाएगा, फिर रुक जाओगे। फिर तुमने नहीं भाई 12 नहीं, मैं तो 6 करूंगा, भाई तो अपना वैल्यू कम कर लिया, 6 कर लिया, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा और ये अपना वैल्यू 6 कर लेगा। तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स। तुमने हटा दिया, भाई हटा दिया तो यही 6 वाला है, इसको वापस लेगा, फिर से ये रेड वाला मिल जाएगा। शेप रीगेन, शेप रीगेनिंग कौन करा था? ये है कितना? अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स, जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। इसलिए ऐसा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है यहाँ पे, और कितने एरिया में भाई? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो 8 न्यूटन या 6 न्यूटन लगा है, ये पूरे एरिया के थ्रू लग रहा है, टॉप सरफेस एरिया, इसलिए ये अपॉन एरिया, ये है शेयरिंग स्ट्रेस। तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि समझ गया हूँ। रीड है स्ट्रेन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस का भाई है स्ट्रेन, समझो जहाँ स्ट्रेस है वहाँ स्ट्रेन भी है। स्ट्रेन क्या होता है? तो ये बताता है, देखो ये स्ट्रेन बताता है कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। लिख लो, स्ट्रेन सोर्स, स्ट्रेन सोर्स एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जो हुआ है, डिफॉर्मेशन का मतलब है चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज और शेप एंड साइज। डिफॉर्मेशन कितना हुआ है वो बताएगा स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन होता क्या है वो लिख दे रहा हूं ऊपर ही। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन configuration on original configuration। configuration में हो सकता है लेंथ, कॉलम, change in configuration divided by original configuration। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक रॉड है, ऊपर से फिक्स कर दिया और नीचे से फोर्स लगा रखे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं भाई। समझो कि यही शीट लगा दी है इसमें प्लेट, और उसको पुल कर रहे हैं। ओवरऑल फोर्स मान लो 15 न्यूटन, समझ गए? यानी कि एक पॉइंट पे लेके लगा रहे हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन पे एज ए होल लग रहा है 15 न्यूटन फोर्स। तो ओरिजिनल, तो इसमें ओरिजिनल जो होगा इसका एरिया वो तो ज़्यादा हुआ होगा और लेंथ कम हुआ होगा। ये अपना L0 है और ये वाला क्या है? X है, ठीक है। X को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ। क्या बोल सकते हैं? चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होगा स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ, ऊपर लिख के रखा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? तीन टाइप के स्ट्रेन भी होंगे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। सेम वही चीज। लेंथ में जब चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल। देखो क्या लिखा है,
सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर, अंडरलाइन करो और जोर से पढ़ो। कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन बोले कुछ भी, चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा ही, क्योंकि ऊपर लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर चेंज इन लेंथ नीचे लेंथ, तो यूनिट डायमेंशन तो कैंसिल ही हो जाएंगे, इसलिए यूनिटलेस डायमेंशनलेस है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन इज ऑफ थ्री टाइप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डायग्राम बना दिया। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। याद ही होगा, अगर बैलून को मान लो हमने वाटर से एयर में लाए, तो बैलून का V1 है, मान लो ये V2 हो गया, ये मान लो V1 ओरिजिनल वॉल्यूम था, और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, V2 माइनस V1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। लिख लो, कुछ खास नहीं है। अगर वाटर से एयर में ले जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा, और डाउनवर्ड ले जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट होगा, जो भी हो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग समझेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेन लिए कितने लोग एग्जाम में बाकी हैं? अक्टूबर में भी है क्या? तो छुट्टियां बेकार हो गई, 2 दिन की छुट्टी बेकार। बेकार कैसे हो गई भाई? उसमें में कवर करना था, इसी में रिवीजन कर लेना था। अक्टूबर में छुट्टी नहीं होगी, ये मत सोचना कि अक्टूबर में छुट्टी होगी। चलो आगे देखते हैं। अब क्या आ गया? शेयरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर। शेयरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर थीटा, ये क्या होता है इसको समझा जाए। डायग्राम वही, इस बार का वाटर मार्क बहुत डार्क कर दिया, मैंने पूछा इतना डार्क क्यों कर दिया? कोई नया मशीन लाए हैं, मिनिमम ब्राइटनेस में मिनिमम रखा है इसको, डार्कनेस मिनिमम का ये हाल है न्यू मशीन। तो मैंने तो न्यू में डाल दिया कि आप खुद सो जाओ। देखो भाई, वही वाला मटेरियल, यही वाला मटेरियल कौन? इरेजर वाला, जो कि सॉफ्ट है, वो इधर उधर जा सके, शेप में चेंज दिखे, उसके लिए ये लिया इरेजर वाला मटेरियल। फिर लगाया, क्या लगाया? फेविक्विक लगाया, फेविक्विक लगा कर फिक्स कर दिया इसको, और ये इस तरह से था। और अब इसको क्या करना है भाई? तो फिर से वो फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल, अभी बता ही रखा है, ऐसे ये प्लेट लगा करके, और तब इस पे हम लोगों ने ऐसे फोर्स लगाया। इसका एक टेंजेंशियल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स इसका शेप को चेंज कराएगा, और ये फाइनली रेड से ब्लू वाले पोजीशन में आ जाएगा। ये मान लो शिफ्ट हुआ, यहां से ये शिफ्ट हुआ, वो है डेल्टा एक्स। क्या है? डेल्टा एक्स। ये जो शिफ्ट हुआ वो डेल्टा एक्स है, और ये जो था एल लेंथ पे था, क्योंकि जो सरफेस से एल लेंथ पे था, ये फ्री सरफेस, फ्री सरफेस जो कि मूव कर सकता है, वो हमारा एल लेंथ पे। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, वो कैसे बताएं भाई? शेप में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ तो बड़ा इजी था भाई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कर दो। अब यहाँ शेप को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, शेप में कितना चेंज हुआ, तो शेप तो अलग चीज है,
शेप को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज कितना हुआ और ओरिजिनल शेप कितना था। शेप का कोई मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, शेप तो शेप है, लेंथ और वॉल्यूम का तो मैग्नीट्यूड होता है। चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम कर दी, अब शेप में चेंज अपन ओरिजिनल शेप कैसे करें? तो उसके लिए कन्वेंशन बनाया गया। क्या किया गया? कन्वेंशन क्या? फिक्स्ड सरफेस से। कन्वेंशन ये है कि फिक्स्ड सरफेस से, ये है फिक्स्ड सरफेस, इसको नहीं मूव करना है, ये फिक्स्ड सरफेस है। और फिक्स्ड सरफेस से 1 मीटर पे, फिक्स्ड सरफेस से यूनिट मीटर, 1 मीटर पे एक पॉइंट, ये कितना शिफ्ट कर जाएगा, वही स्ट्रेन, वही स्ट्रेन कहलाएगा। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन कितना हुआ वो बताएगा। देखो कम डिफॉर्मेशन, कम चेंज इन वॉल्यूम, कम स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज होगा तो स्ट्रेन होगा, लेंथ में चेंज होगा तो भी स्ट्रेन होगा। और लेंथ में चेंज कब होगा? जब कोई फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन किया, मतलब स्ट्रेस डेवलप हुआ। जहां स्ट्रेस है वहां स्ट्रेन दिया। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक में नहीं कि स्ट्रेस हुआ ही नहीं, स्ट्रेन बन गया। प्लास्टिक में क्या होगा? स्ट्रेस तो डेवलप हुआ नहीं, तो स्ट्रेन हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया। पहले एलिफेंट का इतना बड़ा पैर बनाया था, उसको थोड़ा ऐसा कर दिया तो पैर बड़ा हो गया, स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ, स्ट्रेन आ गया। इलास्टिक सॉलिड में जब स्ट्रेस है तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है तो स्ट्रेस है, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो अभी शियर वाले में शेप और रिलेटेड में क्या करते हैं लोग, कैसे हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करें? तो स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने कन्वेंशन बनाए, फिक्स्ड सरफेस यूनिट मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, और वो यूनिट मीटर इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस। एक पॉइंट जो फिक्स्ड सरफेस से परपेंडिकुलरली 1 मीटर पे है, वो जितना शिफ्ट कर जाए तो वही शेयरिंग स्ट्रेन, वही बताएगा कितना शेयरिंग स्ट्रेन हुआ है। अगर ये मान लो शिफ्ट ही नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता, शेप में चेंज नहीं होता, तो ये यही का यही रहता, तो अपने आप जीरो होता। तो इसलिए P अगर P डैश हो गया है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई? तो P डैश ये दिखाएंगे 1 मीटर पे, तो कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए देखो, ये एंगल अगर बात करें हम लोग थीटा, तो थीटा हो जाएगा ये वाला शिफ्ट डिवाइडेड बाई 1 मीटर, ये होगा। ये थीटा है, ये डिवाइडेड बाई 1 मीटर, तो 1 मीटर तो भाई 1 ही रह गया, कुछ नहीं दिखा जाए, ये जो है वही दिखेगा। सो थीटा से भी हम लोग दिखाते हैं, थीटा इज इक्वल टू P डैश डिवाइडेड बाई 1 मीटर, यानी कि P डैश। लेकिन ये कोण भी 1 मीटर लेने जाता नहीं है, ना ही बुक में उतना ज्यादा हर बुक में दिखता है। जो दिखता है बुक में वो ये है कि जो फ्री सरफेस है वो कितना शिफ्ट हुआ। हमें क्या पता भाई, इरेजर के मटेरियल में जो यूनिट मीटर था, अंदर का मटेरियल कितना इधर गया, वो कैसे पता लगेगा? वो तो पता नहीं लगेगा, वो तो कैलकुलेशन आप इस बेसिस पे कर पाओगे कि इससे L लेंथ पे जो था वो कितना शिफ्ट हुआ। टॉप सरफेस का तो पता लग जाएगा ना, यहाँ से यहाँ गया, अंदर वाला कोई पार्टिकल कहाँ गया हमें कैसे पता लगेगा? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, टॉप सरफेस को देखते हैं। मान लो ये M पॉइंट है, M डैश पे चला गया, तो हम लोग लिखेंगे M डैश डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ L, यानी कि डेल्टा X डिवाइडेड बाई L करेंगे, यही होगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। हालांकि ये सब तुम्हें मैंने समझने के लिए बता दिया, कन्वेंशन बनाया गया, तुम्हें तो सीधा याद रखना है डेल्टा X अपॉन L थीटा, थीटा ही शेयरिंग स्ट्रेन, खाली थीटा याद रखो बस हो गया, थीटा ही शेयरिंग स्ट्रेन। कैसे आया वो मैंने बताया बैकग्राउंड में, पूछेगा नहीं आपसे। शेयरिंग स्ट्रेन पे वैसे भी क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन इज थीटा, सिंपल। थीटा कैसे निकालेंगे? तो ये लेंथ पता हो तो ये डिवाइडेड बाई ये लेंथ, ये लेंथ पता है तो ये वाला डिवाइडेड बाई ये लेंथ, बात है कि समझ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जानना है। देखो उन्होंने जो बताया आगे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे देखो क्या लिख रहा हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट। उन्होंने बताया कि एक इलास्टिक लिमिट होता है, हर सॉलिड में एक इलास्टिक लिमिट होता है। मान लो स्प्रिंग है, इलास्टिक तो है, डिफॉर्म किया, एक्सटेंड किया, वापस आ गया, कंप्रेस किया, छोड़ दिया, फिर वापस आ गया, लिमिट है। तुमने 1 सेंटीमीटर इसको इलोंगेट किया, छोड़ा तो वापस आ गया, रिगेनिंग हो गया, लेकिन अब बंद रखो। अगर स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर इलोंगेट किया, वापस आ गया, तुम्हें लगा कि हर बार इलोंगेट करते हैं वापस आ जाता है, तो गुस्सा आ गया, तुमने ऐसे कर दिया इलोंगेट, फिर वो वायर बन गया ऐसे वाला, तो वापस ही नहीं आया। इसका मतलब तुमने उसका इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया।
इलास्टिक बॉडी या कोई भी बॉडी इलास्टिक तभी तक है जो उसमें लिमिट के अंदर ही स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हुआ है। अभी कोई लास्ट क्लास में पूछ रहा था कि आयरन है तो आयरन पे जोर से हथौड़ा मारते हैं तो वो तो डिफॉर्म हो जाता है, फिर रिगेनिंग तो हुआ ही नहीं। तो भाई उसका आंसर ये है कि आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, और ज्यादा अप्लाई कर दिया तो इलास्टिक लिमिट खत्म हो गया, और इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर दिया तो वो प्लास्टिक बन गया, समझो वो रिगेनिंग नहीं दिखा पाएगा। स्प्रिंग को वायर बना दोगे तो थोड़ी फिर वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा। तो हुक साहब ने बताया कि जो भी इलास्टिसिटी दिख रहा है, जो हम लोग समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेन होगा यानी डिफॉर्मेशन होगा उस हिसाब से स्ट्रेस डेवलप होगा, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो तब। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोगों ने मैप किया कांस्टेंट में, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कर दिया, इलास्टिसिटी कांस्टेंट E इनटू स्ट्रेन इक्वल टू डाल दिया, प्रोपोर्शनलिटी था हटा करके इक्वल टू डाल दिया। E को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी कांस्टेंट, E को क्या बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बना, उसको बोला इलास्टिसिटी कांस्टेंट। अब तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, तो तीन टाइप के इलास्टिसिटी कांस्टेंट भी हो जाएंगे। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल है तो ये बनेगा यंग्स मॉडुलस। अगर ये वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन है तो बनेगा ये बल्क मॉडुलस। और अगर ये शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो है तो ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शेयर मॉडुलस। तीन तरह का मॉडुलस यानी इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। कौन कौन भाई, यंग्स मॉडुलस थॉमस लेन के नाम पे, बल्क मॉडुलस है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, या शेयर मॉडुलस के नाम लिख देंगे। इसके थोड़े डिटेल पढ़ने भी हैं, ये बहुत कम पढ़ने हैं, मेनली ये पढ़ने हैं, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट तीन हो गए। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन ए वायर इज लोडेड, अब ये कुछ बुक में वायर के टर्म में लिखते हैं ऐसे, एक वायर है मान लो, या रॉड समझो या वायर समझो, वायर को हम लोगों ने लोडिंग करना शुरू किया, मतलब समझो कि एक पैन लगा दिया इस पे और इस पे वेट डाल रहे हैं, ऐसे वेट डाल रहे हैं, तो वायर को लोड कर रहे हैं, जितना ज्यादा वेट रखोगे उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे मीन्स स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा और स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। पहले तो 20 न्यूटन लगाया था तुमने 2 kg डाल करके, अब 3 kg डाल दिया तो क्या हो गया, 30 न्यूटन। तो स्ट्रेस भी 30 न्यूटन में कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी बढ़ गया। तो व्हेन वायर इज लोडेड देन द इलोंगेशन दैट इज स्ट्रेन, इलोंगेशन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो ये लोड मतलब प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, दोनों प्रोपोर्शनल, मतलब लोड जो डाल रहे हैं, वेट जो डाल रहे हैं वो, और इसमें जो इलोंगेशन होना है वो, दोनों क्या होंगे प्रोपोर्शनल। तो वही बात है कि वायर के टर्म में बोला जा रहा है, तो कुछ बुक में इसके टर्म में बोला जाता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हेन अ वायर इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट then the extension or elongation produced in the wire is directly proportional to the load attached. load attached का मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन यानी इलोंगेशन, इलोंगेशन का यहाँ पे हम लोग वाले में क्या बता रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलोंगेशन मतलब क्या, स्ट्रेन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अटैच्ड टू इट, मतलब स्ट्रेस। जितना ज्यादा लोड उतना लोड पर यूनिट एरिया होगा वो स्ट्रेस बनेगा। इन जनरल फॉर्म हुक्स लॉ स्टेट्स, जनरल फॉर्म में क्या होता है, तो हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ज्यादा बुक लिखते हैं, ठीक है, और ये ज्यादा सिंपल वर्ड है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये मिल गया और इस हिसाब से ये होगा, लिख लो।
ये आप भी लिखो। वापस आ जाए हम लोग, देखा जाए यंग्स मॉडल्स में देखना है तो सबसे पहले तो ये बात है कि एक सीलिंग से फिक्स कर दिया जाए। सीलिंग से क्यों फिक्स करते हैं बार बार, क्यों बार बार फिक्स कर रहे हैं? ताकि जितना फोर्स लगाएं ऑटोमेटिकली ये भी उतना फोर्स लगाता रहे। नहीं तो आप इधर से खुद ही लगाओगे, क्योंकि एक तरफ से लगाया तब तो ये भागने लगेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। दोनों तरफ से लगाओगे तभी तो इसका लेंथ चेंज कर पाओगे। तो इधर से इधर तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। कभी इधर ज्यादा हो गया तो इधर भागने लगेगा, इधर जाएगा इधर भागने लग जाएगा। बैलेंस करके लगाना है। तो कौन इतना बैलेंस करेगा? दोनों हाथ भी फंस जाएगा। इससे अच्छा एक तरफ फिक्स कर दो और इधर लगाओ। इधर 20 लगाओगे, खुद ही बार 20 लगाए, जाने नहीं देगा इसको, ये तो जाने देगा नहीं। फिक्स कर दिया तो 40 लगाओगे 40 हो जाएगा, 30 लगाओगे 30 हो जाएगा। इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा लगता रहे, एनालिसिस इजी रहे, इसलिए एक तरफ फिक्स कर दिया। सीलिंग पे फिक्स कर दिया कि हमें हाथ भी न लगाना पड़े। ऐसे रखेंगे तो ऐसे कैसे पुलिंग फोर्स लगाएंगे? तो हमने वेट का यूज कर लिया। ऐसे सीलिंग पे लटकाएंगे तो वेट फोर्स पैन लगा देंगे, इसमें वेट डालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वेट बढ़ता भी जाएगा और उसका वैल्यू भी मेजर होता जाएगा। 200 ग्राम रखा, 100 ग्राम रखा, फिर 100 ग्राम रखा, फिर 100 ग्राम, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे लोड। मतलब स्ट्रेस पे इधर जितना फोर्स होता है इधर अपने आप सीलिंग लगाता जा रहा है और इधर हम लोग नोट कर सकते हैं कितना इलोंगेशन हुआ। प्रैक्टिकल भी करना है इसमें। तो ये अगर हमारा रॉड है तो ओरिजिनल जो था वो समझो ऐसे था। बार बार मैं ऐसे दिखाता हूँ, जरूरी नहीं कि ये अलग अलग दिखाया जाए। मैं दिखाता हूँ कि एरिया भी डिक्रीज हो जाता है इंक्रीमेंट होने पे। तो ये है अपना x या बोले चेंज इन लेंथ और ये था ओरिजिनल लेंथ। कैपिटल L से जो जनरली रिप्रेजेंट करते हैं या L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बताओ यंग्स मॉडुलस लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यंग्स मॉडुलस जो इधर जब तुमने इसको डिफॉर्मेशन किया, चेंज इन लेंथ किया, तो ये जो हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स की तरह, स्प्रिंग फोर्स की तरह ही है, नहीं है भाई? इसके बदले में मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि एक स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, अपना नेचुरल लेंथ था इसका, तुमने इसके लेंथ को बढ़ा करके एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, उससे इसका लेंथ हो गया L0 प्लस x। क्या हो गया लेंथ? L0 प्लस x। तो इधर भी तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, स्प्रिंग फोर्स। ये वाला है स्प्रिंग फोर्स और ये इधर जो डेवलप हुआ है ये क्या है? तो ये है रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की तरह क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को तो तुम बोलते हो स्ट्रेस। तो जैसे इधर स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या लिखते हो? बताओ एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? माइनस के। माइनस क्यों लगाते हो? रिस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए माइनस क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये था x इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ, ये था x इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ। छोड़ दो इसको, वापस चला जाएगा x इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ। इसको जब लोड बढ़ाया हम लोगों ने, यानी कि फोर्स लगाया, तो x इलोंगेशन हुआ, फोर्स डेवलप हुआ और ये माइनस के x लिख रहे हैं बिकॉज इफ x इज पॉजिटिव स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव अगर ऐसे फोर्स लगा दे देन फोर्स विल बी पॉजिटिव स्प्रिंग फोर्स। सिमिलरली इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर x पॉजिटिव तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, अगर x नेगेटिव तो रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो वैसा ही नेचर है। तो अब हम लोग यंग्स मॉडुलस देखें। यंग्स मॉडुलस है फोर्स रिस्टोरिंग डिवाइडेड बाय एरिया। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें जो चेंज आएंगे वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ये स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेन क्या हुआ भाई? तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
तो इससे हमें मिल जाएगा, बताओ हम लोग अगर f निकालना चाहें तो f अपॉन a xl इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस है। बोलो ठीक है। अब बताओ खाली f निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? y/lx। लेकिन ये है यंग्स मॉडुलस, हर सॉलिड का अपना अपना, हर मटेरियल का अपना अपना यंग्स मॉडुलस। स्टील के लिए कुछ होता है वैल्यू, मान लो 1000, तो ब्रास के लिए कुछ और होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, चेंज होता रहता है। सबके लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, 1000, 2000, 5000, 20, 60 जो भी होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा यंग्स मॉडुलस। अब ये यंग्स मॉडुलस पॉजिटिव, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉजिटिव, ओरिजिनल लेंथ पॉजिटिव, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि रीस्टोरिंग नेचर था। जैसे स्प्रिंग को kx छोड़ दें स्प्रिंग फोर्स को, तो क्या ये ठीक रहेगा? रीस्टोरिंग नहीं दिखा पाएगा। x पॉजिटिव के लिए फोर्स भी पॉजिटिव हो गया, तो वैसे ही इसका रीस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स अगर दिखाना चाहते हैं तो लिखेंगे माइनस YA/L, जो स्प्रिंग फोर्स की कांस्टेंट की तरह काम करेगा, मल्टीप्लाइड बाय x। दिस इज सिमिलर टू दिस फोर्स। एनालॉजी है, समझो क्या ये एनालॉजी है। यानी कि स्प्रिंग और वायर या रॉड जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो सिमिलर ही रिजल्ट मिलते हैं, सिमिलर ही रीस्टोरिंग फोर्स जैसे स्प्रिंग में से ये इधर डेवलप होता है। और हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी कि किसी स्प्रिंग को हम लोग एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, वायर को स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों का बिहेवियर एक ही तरह का है। तो अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या समझेंगे? YA/L। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या समझेंगे? YA/L। इट मींस a wire is equivalent to a spring। कोई भी वायर इज इक्विवेलेंट टू a spring with a spring constant कितना? YA/L। YA यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड ओरिजिनल लेंथ। डिवाइड करो मिल जाएगा। ये एनालॉजी एस्टैब्लिश हुआ। अब इस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। अभी जो आंसर लिखा है पहले वो पढ़ो, क्या लिखा है? अंडरलाइन भी करो। इन द वायर ऑफ ए फॉर्म ऑफ ए वायर और थिन रॉड, Young's modulus of elasticity within the elastic limit is defined as the ratio of longitudinal or normal stress to the longitudinal strain। Mathematically Young's modulus F upon area, change in length upon original length, और F हम लोग इस तरह से लिख दिए। एरिया को इसने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। और F को लिख सकते हो mg। F को क्या लिख सकते हैं? mg, क्योंकि F कितना लग रहा है भाई, तो जितना लोड लगाओगे उसके करस्पॉन्डिंग mg ही F है, इसलिए इसने F को mg लिख दिया, mgl, और एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा F। कोई परेशानी तो नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? वही जो स्ट्रेस है। क्यों? स्ट्रेन का तो यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का यूनिटलेस है, इसलिए यंग्स मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स mg, ओरिजिनल लेंथ ऐसे ही, एरिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा F। डायमीटर दिया रहेगा तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, डायमीटर बाई 2 कर देंगे रेडियस। समझ गए? ये तो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो मैंने लिखा है वो भी आप लिखो, इससे एनालॉजी एस्टैब्लिश हुआ तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फटाफट लिखते चलो भाई, डायग्राम बनाओ और लिखो। वायर और थिन रॉड is equivalent to the spring of spring constant
चलो यहाँ पर देख लिए, कंक्लूजन भी आ गया। क्या है कंक्लूजन भाई? स्प्रिंग को वायर समझ सकते हैं और वायर को स्प्रिंग समझ सकते हैं, लेकिन जब भी वायर को स्प्रिंग समझना तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेना? क्या लेना स्प्रिंग कांस्टेंट? A/L, ये याद रखना। अब देखो इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5 पे बैठ जाओ भाई। क्या लिखा है बोलो? तो देख रही है प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे है, तो वो जो डिस्कशन किया वो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो होता है माइनस ऑफ YA/LX एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग फोर्स तो माइनस ऑफ KX है। इसलिए एनालॉजी है इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग है, दोनों रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे में। Derive energy stored in a stretched or compressed wire in the standard form. कोई स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो एनर्जी स्टोर होता है। कौन सा एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर होता है? कितना एनर्जी स्टोर होता है? जो हमने वर्क किया अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन करने में या फिर उसको कंप्रेस करने में, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर होता है। स्प्रिंग फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर हो गया, वो होता था हाफ KX स्क्वायर, याद होगा। अगर बात करें हम लोग इधर स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जो एनर्जी, वो होता है वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ स्प्रिंग फोर्स है, और कहाँ से कहाँ लाने होते हैं? रेफरेंस से लाने होते हैं। रेफरेंस से कहाँ? प्रेजेंट कंफिगरेशन में। रेफरेंस क्या होता है इसके लिए? x = 0 से x = x, याद होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स यानी माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट का वर्क डन करना है, इसलिए ऐसा करने पड़ते थे। माइनस ऑफ माइनस के इसका वर्क करने पड़ते थे, यानी कि किसका? KX का वर्क डन करने थे, और 0 से लेकर के x तक के लिए तो क्या मिलता था? KR हो गया और हाफ KX स्क्वायर मिल गया। तो ये था एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में भाई? तो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड स्प्रिंग। इलोंगेशन है x, चेंज इन लेंथ है x। ऐसा ही काम इधर वायर की बात कर रहे हैं, तो वायर में भी तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, सेम चीज यहाँ भी है। यहाँ भी अगर x लेंथ में चेंज हुआ है, ओरिजिनल लेंथ अगर L0 था, x चेंज हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इसलिए हुआ है, तो इसमें कितना होगा स्टोर एनर्जी? तो यहाँ पे भी एनर्जी जो स्टोर होगा वो कितना होगा? वर्क डन अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स भी यहाँ पे कंजर्वेटिव, याद होगा, ये वाला ग्राफ मैंने बताया था। ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये था R0, और ये है R, याद है ना। जो हम लोग डिफॉर्मेशन करेंगे वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टोर होगा। मिनिमम वाले में रहना चाहता है, याद है, तो वो हम लोग एनर्जी यहाँ भी स्टोर करेंगे। अगर इस वाले एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, जो कि मैंने शीट में ड्रॉ करके भी दिया है तुम्हें, एनर्जी स्प्रिंग वाले का हाफ KX स्क्वायर ऐसा है, मतलब x अगर 0 है, नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है समझो, नेचुरल लेंथ में जब है तो 0 एनर्जी, और x इलोंगेशन हो जाए तो हाफ KX स्क्वायर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर है, हाफ इंटू K इंटू 1 स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का चेंज इन लेंथ तो हाफ K इंटू 2 स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया, 3 रहेगा तो 9 टाइम्स, इस तरह से। और यहाँ भी -3 होगा तब भी वैसे ही ये होता है ऐसा। यही वाला शेप तो इसका भी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी x = 0, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। ऐसे ही इसमें भी एनर्जी अगर स्टोर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, इसका वर्क डन करेंगे, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स जो कि स्ट्रेस डेवलप किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ YA/LX dx, बोलो होगा। इट मींस K के बदले में यहाँ पे YA/L है और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। हम लोगों ने इसको इलोंगेट किया, ऐसे करेंगे x = 0 से लेकर के कहाँ तक? x तक रखेंगे, x का वैल्यू x0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए,
वही a by l सारे बाहर आ जाएंगे और ये मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट डालेंगे 0 से x। तो फाइनली क्या मिल गया, हाफ के x स्क्वायर, ये मिलेगा एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E से भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये तो इसका एनालॉजी तो है बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है क्योंकि स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता होता है और एक्स इलोंगेशन, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, एरिया, लेंथ, एक्स, इतने सारे एक्सप्रेशन, ये स्टैंडर्ड नहीं है। इलास्टिसिटी में स्टैंडर्ड होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ को हाफ रहने दें, x अपॉन एल रख सकते हैं। x अपॉन एल कर दिया तो एक x बच गया, बोलो। तो एक और अगर l आ जाता है यहाँ पे, l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ तक तो आया, लेकिन इसको एक l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो x बाई एल और x बाई एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक l बच जाएगा और एक a बच जाएगा, तो ठीक है भाई, एक l और a रखेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्शन इनटू ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। और क्या बच गया, y बच गया। ऐसे चाहे तो ये स्टैंडर्ड बना सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम आ गया और इंटू यंग्स मॉडुलस आ गया। एक ऐसा भी फॉर्मेट होता है। एक और जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वो कैसे लाएंगे भाई, तो वो लाएंगे, हाफ को रहने दिया, स्ट्रेस लिखना है, स्ट्रेन लिखना है। स्ट्रेन तो एक x बाई एल खाली लाएंगे, ठीक है, एक आ गया ये, और एक यंग्स मॉडुलस और एक और x बाई एल, ये जो था ना भाई, x बाई एल एक रहने दिया, एक x बाई एल को यंग्स मॉडुलस के साथ अटैच कर दिया, और ये क्या रह गया, a इंटू एल। तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। देखो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज नोन एज स्ट्रेस, क्योंकि ये होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसलिए यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इज स्ट्रेस। समझ गए। तो ये भी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ज्यादा फेमस है। अगर स्पेस कम लगे